management, for scientific management, what are the criticism which is given by the workers? Offline class, raise your hand. Yes, raise your hand. Offline class, what are the various criticism? वर्कर्स के द्वारा कौन कौन से क्रिटिसिज्म दिए गए थे, कैसे क्रिटिसाइज किया था उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को? मींस अकॉर्डिंग टू, अगर हम सिर्फ नॉर्मली वर्कर्स देखें तो उनके लिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उसके पॉइंट्स कौन बताएगा? चलिए बताइए। मशीनरी की प्रायोरिटी साइंटिफिक मैनेजमेंट में ज्यादा हो गई है कंपैरेटिवली टू वर्कर्स। हाँ, और पॉइंट्स? नेक्स्ट वन, वो तो हो गया, क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन, हु इज गोइंग टू टेल मी? लॉस ऑफ इनिशिएटिव। यस, हाँ, सो बेसिकली इनिशिएटिव मतलब अपनी तरफ से काम का शुरुआत नहीं किया जा सकता है, जैसे जैसे मशीनरी का वर्क होगा, जैसे शुरुआत होगा, यू हैव टू बी लाइक दैट कि आप सिर्फ मशीनरी के साथ चलते रहे, ठीक है? अपनी तरफ से इनिशिएट चेंजेस आप नहीं ला सकते। ओके, वेरी गुड। Weaker trade union, because all the things in the scientific management is set by managers or management, either that is timing, wages, productivity, everything is set by the management. So trade union की requirement तो ऐसा है ही नहीं, तो इसीलिए trade union क्या हो रहा है, weak होता जा रहा है। Next one, who is going to tell me about others? Exactly, यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, ऑटोक्रेटिक, बेसिकली ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ, जो आपका क्या है, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ आपका जो मैनेजर्स है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट का वो जो मैनेजमेंट है वही सारे डिसीजन खुद लेता है। यहाँ पर आपके, हाँ बिल्कुल, उनके पास खुद राइट नहीं होता है कि वो कुछ नया बता सके या फिर फ्रीली कोई भी चीज एक्सप्लेन कर पाए, बोल पाए, है ना, अपनी बात रख पाए। ठीक है, एक मिनट। पॉइंट, what are the various criticism which is given by the employer? एक्सपेंसिव है, ठीक है। और इसके अलावा जस्टिफिकेशन ऑफ क्रिटिसिज्म जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा सा रहता है। देन विल स्टार्ट विद द रैशनलाइजेशन, हाउ रैशनलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, जस्टिफिकेशन ऑफ क्रिटिसिज्म यानी कि अगर हम इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को देखें, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यूज को देखें और लेबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, तो उनके अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्रिटिसिज्म है। जो लेबर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है उन्होंने उस चीज को क्रिटिसाइज किया, जो एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है वो उन्होंने उस चीज को क्रिटिसाइज। तो फर्स्ट पॉइंट इज, अगर हम देखें क्रिटिसिज्म में जस्टिफिकेशन कितना है, यानी जो इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया उसमें कितनी सच्चाई है, उसको कैसे जस्टिफाई किया गया। तो पहला अगर हम देखें तो ये इट इज हाईली इल्यूजनरी टू थिंक दैट द वर्कलोड ऑफ वर्कर्स विल इंक्रीज। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें इल्यूजनरी समथिंग रिलेटेड विद इल्यूजनरी इमेजिनेशन, और कह सकते हैं जो चीज सही ना हो या जो चीज बेसिकली एग्जिस्ट ना करता हो। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करें वर्कर्स की क्रिटिसिज्म के पहले पॉइंट का कि इसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो ये इल्यूजनरी है कि वर्कर का वर्कलोड इंक्रीज होगा। ठीक है, if the workers are able to work more in the same time due to improvement in the techniques of using tools and machine, it does not lead to increase the workload। मतलब अगर वर्कर का क्रिटिसिज्म देखिए ये कि देख साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तो वर्कलोड बहुत इंक्रीज हो गया, ऐसा कोई पॉइंट सही ये बात साबित नहीं होता है। क्यों नहीं सही साबित होता है?
क्योंकि यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात की गई है, लेकिन इफिशिएंटली, यानी उसी टाइम में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। यानी अगर आप 9 घंटे पहले काम करते थे और अब 5000 यूनिट प्रोडक्शन होता था, तो अब आप 9 घंटे में 10,000 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वर्कलोड बढ़ गया है। जब वर्कलोड एक्चुअल में बढ़ा और आपका टाइम भी बढ़ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है within that time only, it means that is not to increase the workload of laborers या workers। आई बात समझ में? क्या समझ में आया इस पॉइंट से कि बेसिकली वर्कलोड बढ़ जाता है, ये चीज सोचना गलत है। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म मे बी वर्कर्स के लिए उनके assumption हो सकते हैं, बट इसको अगर जस्टिफाई करें तो ये कोई बेसिकली पॉइंट नहीं है क्रिटिसाइज करने का साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर होगी बात? फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, it is said that scientific management leads to unemployment। ठीक है, this criticism is untrue। यानी कि बोला जाता है ना, कहते हैं ना लेबर्स कि साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो जॉब लगना, जॉब मिलना, वो काफी कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो ये बिल्कुल अनट्रू है, यानी ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, under scientific management, efficient and hard working workers are given various incentives and not removed। यानी कि जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, यानी जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनको कभी भी आपके इंडस्ट्री से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, ये और ऊपर से उनके बेटर वर्क के लिए उनको इंसेंटिव मिलेगा, ना कि उनके जॉब को बेसिकली ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक्सट्रीम हायरिंग में भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन जो ऑलरेडी काम करें देयर इज अ स्टेबिलिटी इन जॉब। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आगे देखिए, इफ द वर्कर इज इनएफिशिएंट एंड अनफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर वर्कर इफिशिएंट नहीं है, काम नहीं करता है, जैसे आप ही अपनी क्लास में ले लीजिए, खैर ये बहुत एग्जाम्पल नहीं होगा बेटर, लेकिन स्टिल सोचिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें हर एक बच्चे की अपनी अपनी इफिशिएंसी होती है, बच्चा अपना अपना बच्चे में टैलेंट होता है, टीचर सब बच्चे को सेम चीज पढ़ाता है, बट स्टिल बच्चे उसको अलग तरीके से ग्रैब करते हैं। ट्रू? सो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर ओन, बोल सकते हैं ओन कैपेबिलिटी, उनकी जितनी कैपेबिलिटी, जितनी कैपेसिटी उतना ग्रैब करते हैं, बहुत बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होता है ना, ये चीजें होती है। तो वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी वर्क को नहीं समझ रहा है, वो वहां काम नहीं कर पा रहा है, जो वर्क के लिए उनको रखा गया है वो काम प्रॉपर्ली हो ही नहीं रहा है, उससे अनफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन के। सी, ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज कंसिडर देयर एम्प्लॉय एज एन एसेट, but when they are not able to work according to the organization and if they are not able to work properly, they become the liability for the company। True? For the industry। so यहाँ उन्हीं की बात हो रही है कि जो efficient workers नहीं होंगे, unfit नहीं होंगे, उन वर्कर को हटाना ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाता है? कंपलसरी। तो ऐसे पॉइंट, सिर्फ इस पॉइंट को अगर हम लेके देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ उनके लिए है जो अनफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सब लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। आगे बात समझ में? फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्लियर? थर्ड वन, some critics argues that the wages of workers do not increase in the same proportion as increase in the production। ठीक है, ये भी एक फॉल्स इंप्रेशन है, यानी कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि जितना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, यानी कि अगर कोई 5000 प्रोडक्शन से 6000 प्रोडक्शन हो गया उसी टाइम पे, तो उस हिसाब से, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से आपके वेजेस, जो वर्कर्स के वेजेस को बढ़ाया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये बिल्कुल गलत बात है। दिस इज अ फॉल्स इंप्रेशन। व्हाई? because increase in production is not due to efforts of workers alone, but it is mainly due to use of latest technology, working methods, thus demand for proportionate in the wages unjustified। यानी कहने का अर्थ ये है इसमें कि आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर्स के लिए भी है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आपकी जो प्रोडक्टिविटी सिर्फ इसलिए इंक्रीज नहीं हुई है क्योंकि अब आप एफिशिएंट बन गए, सिर्फ वर्कर्स एफिशिएंट बन गए नहीं, कई बार आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, नई मशीनरी को यूज कर रहे हैं, बेटर मैनेजमेंट के अंडर यू आर वर्किंग, तो ये सारे रीजन भी है कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का। सिर्फ अकेले वर्कर्स ने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं किया, बाकी और भी बहुत सारे रीजंस हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का।
तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से यू आर गोइंग टू आस्क फॉर द एक्स्ट्रा वेज। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए कि वही सारे वर्कर्स हैं, वही मशीनरी है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, तब आप वेजेस, एक्स्ट्रा वेजेस का डिमांड कर सकते हो, क्योंकि सेम मशीनरी में नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर। बट इफ न्यू मशीनरी आपके यहाँ आ गया जो पहले वाले से, ट्रेडिशनल वाले से अच्छा है, बेटर है, तो प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ना, उसी के लिए तो लेकर आए हैं। तो उस जगह पे आप कैसे वेजेस के लिए बात कर सकते हैं? जहां पर वर्कर्स ने अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया, वहां साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर बोला जाता है कि उनको आप पे ज्यादा दीजिए, बोला जाता है ना। लेकिन जहां पर आपके मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर किया गया है नए मशीनरी को ला करके, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का रीजन वो मशीनरी है, ना कि वर्कर्स। तो ऐसे सिचुएशन में यू आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एक्स्ट्रा वेजेस। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर कंडीशंस है, मतलब 100% अगर आप बोला जाए तो कोई चीज सही भी नहीं है और कोई चीज गलत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हर जगह कंडीशन है। जैसे कि पहला जो पॉइंट है कि आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है, तो उसमें सच बात भी है कि वर्कलोड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीज हो भी रहा है, लेकिन 100% एक्सट्रीम इंक्रीज हो रहा है ये भी नहीं है, आप उसी टाइम पे काम कर रहे हो। सेकेंड में है कि अनएम्प्लॉयमेंट उनके लिए जो अनफिट है, बाकी जो फिट है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है उनकी, वो तो बेटर, वो जॉब देंगे उनको, जॉब में एक्स्ट्रा उनको सैलरी वेजेस बढ़ा सकते हैं, उनको निकालेंगे थोड़ी। तो ये सारी बातें समझ में आई। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ इज द प्रॉब्लम ऑफ lack of trained worker is solved by the producer themselves by providing adequate training facilities। अब यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर ने क्रिटिसिज्म क्या दिया था, एक क्या कैसे क्रिटिसाइज किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट को, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और ट्रेन्ड पीपल की जरूरत है काम के लिए, और ऐसे लोगों को मतलब ढूंढना और ऐसे लोगों को हायर करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, और कई बार उनको बहुत बेटर वर्कर्स मिलते भी नहीं है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप इस तरीके की इनएफिशिएंसी को हटा सकते हो अगर आपने वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया हो, यानी कि यू हैव टू गिव 6 months टू दूस वर्कर्स हु आर बेसिकली न्यूली ज्वाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको एडिक्वेटली उनको ट्रेनिंग देना है। क्या देना है? ट्रेनिंग दीजिए उनको। अगर आप ट्रेनिंग दीजिएगा तो क्यों नहीं सीखेंगे काम? समझ में आई बात? तो ये भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं है कि आपको कोई सुटेबल वर्कर नहीं मिलता है, ट्रेन्ड वर्कर नहीं मिलता है ना। हर एक पर्सन, हर एक वर्कर के लिए क्या होता है, कुछ भी फर्स्ट न्यू होता है। जैसे मैंने अगर मान ली जॉब ज्वाइन किया तो मैं अनएक्सपीरियंस पर्सन, राइट, वंस आई विल डू जॉब देयर फॉर 5 years देन आई विल बिकम एक्सपीरियंस्ड, राइट। सो ऐसे सिचुएशन को, ये गैप कैसे रिड्यूस होता है, अनएक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग। तो वो चीज कहाँ से मिल सकता है? ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, द क्रिटिसिज्म दैट मैनेजमेंट under the pretext of the scientific management enforce that it will in all the matters appears to be true। इस माना जाता है कि मतलब एक क्रिटिसिज्म है मैनेजमेंट के द्वारा कि बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट में जितने भी मैटर्स हैं सब सही है, लेकिन जो टेलर ये मानते हैं कि बेस्ट टेक्निक के लिए बेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत होती है, और अगर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है तो प्रॉपर्ली वो सारी चीजें मैनेज नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन है, बिकॉज साइंटिफिक मैनेजमेंट में यू हैव टू यूज द टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स एंड द पर्सन वाज अ नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस। तो मैनेजमेंट में आपको नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म अगर लिया जाए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें बहुत ट्रेन्ड मैनेजमेंट और एक्सपर्टीज चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात। आई बात समझ में यहाँ तक? सो ये सारे जस्टिफिकेशन थे। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनलाइजेशन। लिखिए रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, right? Rationalization. So rationalization is like scientific management, but that is in the broad term. Like यहाँ पर जो scientific management है, हम कुछ फॉर्म में कुछ पार्ट में अगर हम लगाते हैं तो ठीक है। Rationalization is for whole industry, that how we are going to reorganize all the things for increasing the productivity. How it is different from scientific management, we are going to do that as well, ताकि difference confusion ना हो scientific management में और rationalization। लिखिए रेशनलाइजेशन क्या है, राइट?
और रेशनलाइजेशन, ठीक है, पहले मीनिंग लिख लेते हैं उसके बाद लिखिए। द रेशनलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस है किस चीज का, लिखिएगा, इसका मेन है रीऑर्गेनाइजेशन करना, यानी जो चीज ऑर्गेनाइज है ना वापस से वो सारी चीजों को चेंज करना, रीऑर्गेनाइज करना। तो लिखिए द रेशनलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ reorganization concept that is implemented the rationalization is defined as a process of reorganization concept that is implemented to boost efficiency and productivity, implemented to boost efficiency and productivity. Yani rationalization in the broadest sense we can say that introduction of more and more dictates of reason in our activities, यानी अपने एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, किस चीज के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज करना है, और पूरे इंडस्ट्री में इसको अप्लाई करना है, पूरे की पूरे इंडस्ट्री में इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, हाँ, यानी आगे एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट में लिख लीजिए, यानी मैं 2 पॉइंट लिखवा दे रही हूँ, जो दोनों में से जो सूटेबल हो अपने एग्जाम में उसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it aids in minimizing the cost, aids in minimizing cost, increasing revenue, अब मैं इसको और अच्छे से elaborate करूंगी, अब आप सुनो, लिखिए it aids in minimizing costs and increasing revenue to improve the bottom line of the financial statement, bottom line of the financial statement। आगे लिखिए, it leads to expansion मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है एक्सपेंशन, ग्रो करना, फैलाना। देखो एक्सपेंशन 2 तरीके का होता है, एक एक्सपेंशन होता है कि आपका अगर एक इंडस्ट्री है उसका आपने एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, एक एक्सपेंशन होता है कि आपने नए ब्रांचेस ओपन कर दिए। क्लियर हो गई बात? चलिए लिखिए, इट लीड्स टू एक्सपेंशन और reduction in the size of the firm or in making structural changes that result in improved productivity। अब आगे बात सुनिए ध्यान से, रेशनलाइजेशन जो है उसमें क्या होगा, इसको मोर कैलकुलेबल बना सकते हैं हम, कैलकुलेट करना, यानी कि आपने एक्सपेंशन किया, आपने स्ट्रक्चर को चेंज किया। अब आप लोगों ने जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो याद होगा कि कुछ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। तो या तो आपने पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया, ठीक है, और आपने प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज किया, इफिशिएंसी भी इंप्रूव किया, और जितना भी चीज चेंजेस आपने किया, आपने अपने एक्सपेंसेस को, आपने अपने इनकम को, आपने अपने बैलेंस शीट को भी प्रॉपर मेंटेन किया। अगर मान लीजिए साइंटिफिक मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द क्वालिटेटिव, तो यहाँ पर ये जो है रेशनलाइजेशन में आप डीप कैलकुलेशन तक जा सकते हो, यानी कि आपने क्या फायदा लिया ये सारे चेंजेस से, यू कैन इजिली कैलकुलेट। सो इन शॉर्ट वी कैन से इसको मोर क्वांटिटेटिव टर्म में हम ले सकते हैं कि आपका रेशनलाइजेशन है।
broadest as comparison to scientific. क्लियर हो गई बात? अब why rationalization required, rationalization की जरूरत क्यों है, why it is required, इसको लिखो फिर difference between scientific and rationalization, ताकि कंफ्यूजन ना रहे. लग रहा होगा ना सेम सेम, उसमें भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है ना. चलिए लिखिए नीड फॉर रेशनलाइजेशन. अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को फोकस, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर भी सेम चीज है. You have to basically focus on conservation and proper utilization of resources. So first factor या first need for rationalization लिख लिया. पहला पॉइंट लिखिए conservation and proper utilization of resources. Conservation and proper utilization of resources. Utilization का मतलब ऑप्टिमम लेवल तक उसको यूज करना, पोटेंशियल लेवल तक उसको यूज करना. ठीक है. सो कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रेशनलाइजेशन की जरूरत कहां पड़ती है? जहां पर हमें बेसिकली प्रॉपरली रिसोर्स को यूज करना हो, इसके लिए रेशनलाइजेशन. सेकंड पॉइंट नेक्स्ट वन, एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी प्रोडक्ट वेराइटीज. एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी प्रोडक्ट वेराइटीज. देखिए क्या होता है, कई बार लिख लिया एलिमिनेटिंग अननेसेसरी प्रोडक्ट वेराइटीज. अब मैं बताती हूँ आप लोगों को एक पॉइंट. कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, अभी तो खैर दैट इज अ लिमिटेड कंपनी. अब उसके जो म्यूचुअल फंड्स थे दैट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो दे सोल्ड इट टू निपॉन, है ना, कुछ पार्ट उन्होंने सेल कर दिया. तो ये क्यों हुआ? 100% तो लॉस में नहीं थे. तो वैसे ही कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनका, तो उसमें क्या होगा आपका कि बेसिकली जो आप वैसे प्रोडक्ट जिसकी जरूरत नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, जो इंडस्ट्री में आप बना रहे हो वो प्रॉफिटेबल नहीं है आपके लिए. ठीक है. मान लीजिए आपने क्रॉकरी आइटम बना रहे हो और एक आप प्लास्टिक आइटम बना रहे हो. मान लो क्रॉकरी आइटम आपका उतना ज्यादा सेल नहीं हो रहा है मार्केट में, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, वो जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं या जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है या जो चीज से आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, उनको आप एलिमिनेट कीजिएगा, यानी उसको खत्म कर दीजिएगा. ठीक है. सो एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी प्रोडक्ट वेराइटीज. और एक चीज, कभी भी आप वो सारे, जब तक आपने एमआर नहीं किया हो, मार्केट रिसर्च प्रॉपर्ली नहीं किया हो, कभी भी कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च मत कीजिएगा. ठीक है. विदाउट एनालाइजिंग नेवर यूज द एक्सपेरिमेंट और लॉन्च न्यू प्रोडक्ट. दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एज वेल एज नेचुरल, और अगर आर्टिफिशियल रिसोर्स, कोई भी तरीके का रिसोर्स का वेस्टेज होगा. क्लियर हो गई बात? तो सेकंड है कि एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी प्रोडक्ट वेराइटीज. उसके लिए भी क्या चीज की जरूरत है? रेशनलाइजेशन की. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन, एलिमिनेटिंग आइडल कैपेसिटी. एलिमिनेटिंग आइडल कैपेसिटी. अच्छा, आइडल का मतलब क्या होता है? आइडल मतलब जिसको यूज ना किया जाए. जैसे ये बोल सकते हैं ना, दिस इज आइडल पर्सन. ठीक है. आइडियल, IDLE, आइडल है ये. ठीक है. एक IDOL अलग है, तो ठीक है. और एक IDEAL वाला भी होता है, 3-4 वर्ड है इस पे, तो वो सब नहीं, ये IDLE. ठीक है. आइडल कैपेसिटी, जो चीज को यूज ना किया जा रहा हो, जो ऐसे खाली पड़ा हो. ठीक है. सो एलिमिनेट करना आइडल कैपेसिटी को, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक आप कुछ सीजनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो एक सीजन में हो सकता है उसका डिमांड ना हो, दूसरे सीजन में उसका डिमांड हो, तो वो जितने भी आपके पास पहले के स्टॉक पड़े हैं, पहले आप उसको यूज कीजिए. जो आइडल पड़े थे आपके पास स्टॉक्स, फर्स्ट यूज इट, देन आफ्टर दैट आप दूसरे रॉ मटेरियल्स डिमांड करो. आई बात समझ में? तो एट द डिमांड और एट द बूस्ट टाइम, जब आपके उस प्रोडक्ट का डिमांड काफी हाई है और एक सीजन में उस प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है, तो वो जो खाली टाइम बचा है आपके पास, ठीक है, आप मतलब आपने कम प्रोडक्शन किया, वो सारे स्टॉक, जो ऐसे बोल सकते हैं ना कि आपकी इन्वेंट्री जो ऐसे थे, उनको आप यूज कीजिए डिमांड के टाइम. आई बात समझ में? तो ये भी रेशनलाइजेशन में ही है. ठीक है. इसीलिए रिक्वायरमेंट है रेशनलाइजेशन की. नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेस ओल्ड मशीनरी. रिप्लेस ओल्ड मशीनरी. रिप्लेस ओल्ड मशीनरी.
रिप्लेस ओल्ड मशीनरी, यानी कि जो पुराने मशीनरी है जो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करते, उनको भी रिप्लेस करना जरूरी है अंडर रैशनलाइजेशन। क्लियर होगी बात यहां तक? नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स ऑफ रैशनलाइजेशन। एलिमेंट्स ऑफ रैशनलाइजेशन, एलिमेंट्स ऑफ रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं लिखिए। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, वो सारे अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट, अननेसेसरी प्रोडक्ट बनाना, ये सब चीज को हटाइए, स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर आइए अपने, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट में था ना स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड्स रखिए क्वालिटी एंड प्रोडक्ट में, पहला। दूसरा इसका स्पेशलाइजेशन, यानी जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं स्पेशलिस्ट होने चाहिए आप उसमें, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, दोनों लेबर होना चाहिए, रिसोर्सेज दोनों ही इफिशिएंटली यूज करना है, ठीक है। सो स्पेशलाइजेशन। थर्ड एलिमेंट इज कॉम्बिनेशन, थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहां पर आप हर चीज को प्लान कीजिएगा, हर स्ट्रैटेजी को क्या कीजिएगा, प्लान करके कीजिएगा, ठीक है। यूटिलाइज कीजिएगा सारे रिसोर्सेज को, वेस्ट को एलिमिनेट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप इंटीग्रेट कीजिएगा वीक एंड इनएप्ट यूनिट को लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, यानी कि जो वीक कुछ सिचुएशन है, वीक और जो आपके स्ट्रॉन्ग, उन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कीजिए, वीक को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है सिंप्लीफिकेशन, यानी काम में क्या लेकर आना है आपको, सिंप्लीफिकेशन, हाई प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज सेल। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मशीनरी। सो यहाँ पर मैकेनाइजेशन इज इंटीग्रेटेड टू रिप्लेस द ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि यहाँ पर किस चीज पे काम कर रहा है, टारगेट कर रहा है, रिप्लेस करना किसको, ह्यूमन रिसोर्स को, टू बेसिकली विथ मशीन्स, किसके साथ, मशीन्स के साथ। अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक चीजें जो होती हैं आपकी मशीनें वह चलती है वो ज्यादा होना चाहिए, ये कहता है रैशनलाइजेशन। सो दे बेसिकली वांट टू रिड्यूस द ह्यूमन रिसोर्स बट दे वांट मोर एंड मोर मशीनरी। थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया साइंटिफिक और यहाँ। नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन मतलब जो मैकेनिज्म, जो प्रोसेस चल रहा था ना प्रोडक्शन का, वो सब मशीनरी से होना चाहिए, ये कह रहा है मैकेनाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन क्या कह रहा है कि जितने मॉडर्न इक्विपमेंट्स मार्केट में आ रहे हैं सबको यूज करना शुरू कीजिए, ठीक है। रिप्लेस कर दीजिए अपने इक्विपमेंट को नए वाले से और बूस्ट कीजिए अपनी प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी बढ़ाइए, ठीक है। मॉडर्न और इनोवेटिव मशीनरी जो है वो कंपनी को आगे लेके जाएगा और राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन, हो गया। अब नेक्स्ट रिसर्च, ये सारे इसके एलिमेंट्स है, रिसर्च। अब यहां पर मैंने क्या बोला था, रिसर्च जरूरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में रिसर्च की बात नहीं हुई थी, वो इंटरनल अपना डेवलपमेंट का बात कर रहा था। रैशनलाइजेशन कहता है कि आप मार्केट रिसर्च प्रॉपर कीजिए। अब एमआर में कैसे कैसे रिसर्च होते हैं, मार्केट रिसर्च, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च, कॉम्पिटिशन से रिसर्च, डिमांड से, कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च, लेटेस्ट डिमांड रिसर्च, और फिर आपके कंपटीशन में कौन ब्रांड है उसके ऊपर रिसर्च। तो ये सारी रिसर्च किसी भी इंडस्ट्री को करना जरूरी है, then after that they are able to sustain in the competitive environment। तो ये सारे एलिमेंट्स किसके हुए, रैशनलाइजेशन के। पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन रिलेटेड विद द क्वालिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज specialization, whoever is working under the organization they have to be specialized in their work field and whatever they are making उस प्रोडक्ट में उनको क्या होना चाहिए, स्पेशलिस्ट। अगर आप देख लीजिए एग्जांपल में कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा लिखता है तो उसकी अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी ना लिखने की, तो क्योंकि वो बोल सकते हैं एक्सपर्ट बन गया, ठीक है। जो चीज आपको कम टाइम में आप करने लगे, जैसे गेम खेलते खेलते स्पीड बढ़ता है तो टाइम कम लगता है ना, या फटाफट यू आर एबल टू हैंडल इट, द सेम थिंग इज विद दिस।
ठीक है, यू हैव टू बिकम द स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन, कॉम्बिनेशन इज रिलेटेड, लाइक अगर आपका कोई वीकर पॉइंट है, ठीक है, उसको आप कंबाइन कीजिए अपने स्ट्रॉन्गर पॉइंट के साथ. क्लियर हो गई बात? यानी अपने वीकर जो भी पोजीशन है या कुछ भी, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही क्यों ना हो, उसको भी कोशिश कीजिए आप किससे कंबाइन करने का, स्ट्रॉन्गर पार्ट के साथ. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दैट कैन नॉट एबल टू वर्क, जस्ट एलिमिनेट इट. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन, क्या एक बोलो बच्चा. सिंप्लीफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन सुनाई दे रहा है मुझे. तो सिंप्लीफिकेशन, सो सिंप्लीफिकेशन व्हाट डज इट मीन कि लाइक व्हाटएवर यू आर डूइंग, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, टाइम कम करें और सेल्स को इंक्रीज करें. कैसे होगा ये? व्हेन वी आर सिंप्लीफाई द बेसिकली वर्क. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज मैकेनाइजेशन. सो मैकेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? मशीन से ह्यूमन बीइंग को बेसिकली रिसोर्स को कम कीजिए और मशीनरी को ज्यादा यूज कीजिए. नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन. नए मशीनरीज को लाइए, इनोवेटिव मशीनरीज को लाइए और पुराने वाले मशीनरी को रिप्लेस कीजिए. नेक्स्ट वन इज, अब आप प्रोडक्ट को बनाना, लॉन्च करना या कोई भी नए अगर आप चेंजेस या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, तो यू हैव टू डू द MR, मार्केट रिसर्च. क्लियर हो गई बात? सो मार्केट रिसर्च समझ में आया, तो यहाँ पर रिसर्च भी करना. दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ रैशनलाइजेशन. ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिफरेंस बिटवीन रैशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट. रैशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हो गया? चलिए मिलते हैं. एनीवन हैव एनी डाउट व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट?